हेलो दोस्तों। जो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर सभी एम्स नर्सेट, ओएसएससी, जिपमर, पीजीआई एमईआर या आरआरबी, ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हो तो उनके लिए एक इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्लास लेकर आया हूं जो कि एबीजे एनालिसिस है। तो आपको ये क्लास पूरा शुरू से एंड तक बिल्कुल देखना जरूरी है क्योंकि हर एग्जाम में यहाँ से एक दो क्वेश्चन पूछ ही लेता है। अगर आप बीच में कहीं से छोड़ के जाओगे ये क्लास तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो ये कंसेप्ट में एबीजे एनालिसिस का पूरा क्लियरली और इजी ट्रिक के हिसाब से बता के जाऊंगा जो कि आप हर एग्जाम में अगर किसी भी टाइप का एबीजे एनालिसिस का क्वेश्चन आएगा तो आप बिल्कुल क्रैक कर सकते हो। तो इसके लिए आप जुड़े रहिए, ये वाला क्लास को शुरू से एंड तक बिल्कुल देखते रहिए। उससे पहले मैं ये बता दूं कि जितने सारे स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम आने वाला है, जैसे कि एम्स नर्सेट का हुआ या ओएसएससी हुआ या आरआरबी हुआ, पीजीआईएमआर, ये सबके लिए हमारा कोचिंग क्लास में रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है। और ये हमारा कोचिंग क्लास जनवरी से दिसंबर तक मतलब एक साल के लिए चलेगा। और डेली डेली मैं ये बता दूं कि हमारा जो क्लास होगा वो डेली होगा 2 आवर्स के लिए इवनिंग टाइम में। और इसमें हम हर तरह का जो नर्सिंग सिलेबस है वो कवर करेंगे और उसके साथ एप्टीट्यूड, रीजनिंग ये भी कवर होगा। उसके साथ ये वीकली प्रैक्टिस टेस्ट होगा, पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल होंगे और उसके साथ रिकॉर्डेड वीडियोस होंगे। मान लो अगर आप लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाए तो रिकॉर्डेड वीडियोस भी अवेलेबल होगा जहां पर आप बाद में भी देख सकते हो। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक चलेगा। अभी कई सारे बच्चे तो रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं, आप भी अभी कर सकते हो। जितना जल्दी रजिस्ट्रेशन करोगे उतना डिस्काउंट आपको मिल ही जाएगा। और यहाँ पे नंबर भी नीचे लिखा हो गया है, यहाँ पर नंबर देख सकते हो। यहाँ पर आप गूगल पे या फोन पे या व्हाट्सएप कर सकते हो या कॉल भी कर सकते हो। चलिए, तो आज का क्लास जो एबीजे एनालिसिस के लिए होगा वो क्लास आप शुरू करते हैं। ये हम एबीजे एनालिसिस के बारे में कंप्लीटली जैसे कि पूरा इजी प्रोसेस में बताएंगे, ट्रिक्स बताएंगे कैसे कि आप याद रख सकते हो। यहाँ पे पार्शियल, जो कि बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है कि पार्शियल एंड फुल कंपेंसेशन क्या होता है, वो उसके बारे में भी हम क्लियरली बताएंगे। जैसे कि आप लोग मतलब कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम होगा वो इजीली क्रैक कर सकते हो। तो यहाँ पे एबीजे एनालिसिस के लिए सिंपल सा चीज अभी है कि एग्जाम में पूछ लेगा कि एबीजे एनालिसिस में अगर ब्लड सैंपल हम कलेक्ट करते हैं तो कौन सा आर्टरी प्रिफर्ड आर्टरी होगा जहां से हम एबीजे एनालिसिस के लिए सैंपल या ब्लड सैंपल हम कलेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट प्रेफरेंस जाएगा रेडियल आर्टरी को। उसके बाद जो सेकंड प्रेफरेंस में आता है वो आता है ब्रैकियल आर्टरी एंड देन थर्ड प्रेफरेंस इज योर फीमोरल आर्टरी। तो यहाँ पे अगर रेडियल आर्टरी को हम प्रिक करते हैं देयर इज अ चांस कि वहां पे ब्लड सर्कुलेशन रुक भी जाए। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये प्रिक करने से पहले हमें क्या करना होगा, एक टेस्ट करना पड़ेगा जिसका नाम है मॉडिफाइड आलेंस टेस्ट। ये करने के बाद हमें ये पता चलेगा कि अगर रेडियल आर्टरी में कोई भी ब्लॉकेज होता है तो फिर क्या हो सकता है। अगर रेडियल आर्टरी से मान लो ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं हो रहा तो दूसरा कोलेटरल सर्कुलेशन से जैसे कि अल्नर आर्टरी वगैरह वहां पे पाम को या हैंड को ब्लड सप्लाई अच्छे से कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसमें फर्स्ट स्टेप में क्या किया जाता है, जैसे कि हम पाल्पेट कर रहे हैं अभी रेडियल आर्टरी एंड आई मीन अल्नर आर्टरी, ये सब पाल्पेट कर रहे हैं। पाल्पेट करने के बाद अभी आई मीन पेशेंट को ये बोलेंगे कि फिस्ट करो और यहाँ पे जो एग्जामिनर है वो क्या करेगा, दोनों साइड का जो आर्टरी आई मीन अल्नर आर्टरी, ये वाला तो रेडियल आर्टरी है एंड ये वाला अल्नर आर्टरी है, तो ये दोनों को कंप्रेस करके रखेगा जिसके वजह से क्या होगा, ब्लड फ्लो कंप्लीटली यहाँ पे बंद होगा। उसके बाद क्या करेंगे, अभी रेडियल आर्टरी एंड अल्नर आर्टरी यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर कंप्लीटली अभी ब्लॉक कर दिया गया है। अभी पेशेंट को बोले हैं कि हैंड को पूरा स्प्रेड कर दो, आई मीन पाम को स्प्रेड कर दें। अभी फिस्ट पूरा ओपन कर दिया। उसके बाद क्या होगा, अभी अल्नर आर्टरी को छोड़ दिए। इसका मतलब है अभी तक रेडियल आर्टरी को छोड़े नहीं है। अगर मान लो अभी ब्लॉकेज हो गया रेडियल आर्टरी को तो अल्नर आर्टरी अभी क्या करना चाहिए, पूरा ब्लड सप्लाई हैंड को करना चाहिए। अगर नहीं कर पा रहा तो फिर हमें ये रेडियल आर्टरी में पंचर नहीं कर सकते या एबीजे के लिए सैंपल कलेक्ट नहीं कर सकते रेडियल आर्टरी से। तो हमें कैसे पता चलेगा, जैसे जैसे कि हम यहाँ पे ब्लॉक किए थे, ये पूरा पाम व्हाइट दिख रहा होगा, पेल कलर का दिख रहा होगा, यहाँ पे पेल दिख रहा होगा। जैसे ही हम अल्नर आर्टरी को छोड़ दिए, यहाँ पे क्या होगा, अभी पिंक कलर का दिखना शुरू होगा। अगर पिंक कलर दिखना शुरू हो गया इसका मतलब है अल्नर आर्टरी से ब्लड सप्लाई
पाम को हो रहा है या हैंड को हो रहा है। इसका मतलब है सिंपल सा कि अभी रेडी है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है रेडियल आर्टरी में, देन अल्लर आर्टरी एक कोलैटरल सर्कुलेशन की वजह से कंपेंसेट कर सकता है ब्लड सर्कुलेशन हैंड को या पाम को। तो ये होता है मॉडिफाइड एलेन्स टेस्ट, जो कि आई मीन एबीसी एनालिसिस के लिए सैंपल करने से पहले, सैंपल कलेक्शन करने से पहले, मतलब रेडियल आर्टरी से कलेक्शन करने से पहले ये एलेन टेस्ट करना बहुत जरूरी होता है। अभी व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ एसिड बेस बैलेंस? एसिड बेस बैलेंस के लिए क्या क्या बेसिक्स हमें याद रखना बिल्कुल जरूरी है। तो मैं ये बताऊं कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है एसिड बेस आई मीन बैलेंस को क्रैक करने के लिए, उसको इंटरप्रेट करने के लिए, तो फर्स्ट चीज होगा पीएच को ध्यान में रखना जरूरी होगा। सेकंड चीज है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एंड थर्ड जो होगा इंपॉर्टेंट चीज जिसको हमें याद रखना जरूरी है वो होता है HCO3-। अगर तीनों का नॉर्मल वैल्यूज और अगर कम होता है या बढ़ता है या अबनॉर्मल वैल्यू के साथ क्या इंटरप्रिटेशन होगा, अगर हमें ये पता है तो फिर एबीसी एनालिसिस को हम इजीली इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं एबीसी एनालिसिस का जो नॉर्मल वैल्यूज होते हैं वो क्या होते हैं। अभी पीएच का हमें तो ये पता है, पीएच का जो नॉर्मल वैल्यू होगा वो 7.35 से लेके 7.45 के बीच में आता है। मान लो ये आ गया 7.35 एंड ऊपर मैक्सिमम रेंज में आएगा 7.45। अगर नीचे जाता है तो फिर हम इसको बोलते हैं एसिडिक एनवायरमेंट, दैट्स कॉल्ड एज एसिडिक। अगर 7.45 से पीएच अगर बढ़ गया तो उसको बोलते हैं अल्कलाइन। तो सिंपल सा चीज है यहां पर, अगर पीएच लेस देन 7.35 है देन ब्लड इज सेड टू बी एसिडिक, तो इसको बोलेंगे एसिडिक एनवायरमेंट हो गया, ब्लड अभी एसिडिक हो गया। अभी 7.45 से अगर ऊपर चला गया पीएच देन इसको बोलते हैं अल्कली। नेक्स्ट चलते हैं, अगर नॉर्मल वैल्यूज के बारे में बात करें, नॉट ओनली पीएच बट हमारे पास बाकी कई सारे, जैसे कि मैंने बताया जो इंपॉर्टेंट चीज होते हैं वो PaCO2 या पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड HCO3-, इसको हम बोलते हैं बाइकार्बोनेट आयन। HCO3 को हम बाकी बोल सकते हैं बाइकार्बोनेट आयन। तो ये सबका हमें नॉर्मल वैल्यूज पता होना जरूरी है। जैसे कि पीएच का मैंने बताया 7.35 टू 7.45 के बीच आना चाहिए, एंड देन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो कि 80 टू 100 mmHg के बीच में आता है, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि 35 टू 45 mmHg के बीच में आता है। एंड नेक्स्ट आता है HCO3- का अगर नॉर्मल रेंज के बारे में बात करें तो वो 22 टू 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर के बीच में आएगा, एंड BE मतलब आता है बेस एक्सेस, ये आता है बेस एक्सेस। बेस एक्सेस मतलब आता है द अमाउंट ऑफ बेस रिक्वायर्ड टू बैलेंस द पीएच, मतलब पीएच को बैलेंस लेवल में लाने के लिए या न्यूट्रल में लाने के लिए कितना अमाउंट का बेस को अदरवाइज हम बोल सकते हैं बेस या अल्कली बोल सकते हैं, कितना अमाउंट का अल्कली या कितना अमाउंट का बेस रिक्वायरमेंट होगा वो होता है बेस एक्सेस के बारे में। तो बेस एक्सेस वो होता है, ये बताता है कि कितना अमाउंट का हमें बेस चाहिए या अल्कली चाहिए पीएच को न्यूट्रल में लाने के लिए। अभी जैसे कि हमने बात की है, पीएच अगर 7.35 से कम होगा, 7.35 से कम होगा तो ये इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं एसिडिक एनवायरमेंट। अगर मान लो पीएच अगर 7.45 से ज्यादा हुआ तो ये वाला एनवायरमेंट को क्या बोलेंगे, ब्लड अभी क्या हो गया, अल्कली हो गया। वैसे अगर बात करें अभी PaCO2 या पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को कंसिडर किया जाता है एक एसिड के तरह, राइट, और ये होता है रेस्पिरेटरी कंपोनेंट। पर अगर HCO3- के बारे में बात करें तो ये आता है, ये एक काम करता है बेस या अल्कली के तरह काम करता है, और ये कौन सा कंपोनेंट होता है, ये होता है रेनल कंपोनेंट, इसको बोल सकते हैं रेनल कंपोनेंट, राइट। तो यहां पे हमें ये पता चलता है कि हमारा बॉडी में दो सिस्टम बिल्कुल पीएच को मेंटेन करने के लिए काम करता है। नंबर वन आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, दूसरा जो आता है वो आता है रेनल सिस्टम। ये दोनों एक दूसरे के साथ आई मीन बैलेंस मेंटेन करने के लिए काम करते हैं, राइट। तो ये PaCO2 एंड HCO3- ये दोनों बिल्कुल पीएच के साथ हम कंपेयर करके इंटरप्रेट करेंगे कि हमारा जो एबीसी एनालिसिस कैसे हम कर सकते हैं।
तो अभी पीएच जैसे मैंने बताया एसिडिक एंड अल्कली एनवायरमेंट कैसे होगा, वैसे पीएचCO2 के बारे में अगर बात करें 35 mmHg से अगर कम होगा, जैसे कि मैंने बताया पीएचCO2 को हम क्या CO2 को हम एसिड के तरह मतलब मानते हैं या कंसीडर करते हैं। अगर एसिड का लेवल या CO2 का लेवल कम होता है, इसका मतलब है एसिड कम होना। इसका मतलब है अगर एसिड या पीएचCO2 का लेवल लेस देन 35 mmHg है, देन ये क्या होगा, अल्कली एनवायरमेंट क्रिएट करेगा। अगर मान लो अगर 45 mmHg से ज्यादा होगा, इसका मतलब है CO2 बढ़ रहा है। अगर CO2 बढ़ रहा है तो एसिड बढ़ना चाहिए, तो ये वाला एनवायरमेंट क्या होगा, एसिडिक एनवायरमेंट होगा। वैसे अगर HCO3- के बारे में बात करें तो HCO3- को एक बेस के तरह कंसिडर किया जाता है, ये एक बेस है। अगर मान लो बेस कम होगा मतलब लेस देन 22, इसका मतलब है बेस कम होने से अल्कली कम होता है या बेस कम होता है, तो ये बेस कम होने से क्या होगा, एसिडिक एनवायरमेंट होगा। ये उल्टा होता है, राइट। अभी अगर मान लो ये अगर 26 से ज्यादा होगा तो ये क्या होगा, अल्कली होगा, ये अल्कली एनवायरमेंट क्रिएट करेगा। तो यहां पे ये हमें पता चलता है कि पीएच अगर कम होगा, मान लो 7.35 से कम होता है तो ये होता है एसिडिक एनवायरमेंट। अगर पीएच 7.45 से ज्यादा होगा तो वो होगा अल्कली। तो इसका मतलब यह है कि एसिडिक एनवायरमेंट मतलब पीएच कम होगा अगर PCO2 बढ़ता है या HCO3- कम होता है, राइट। तो अभी ये मान सकते हैं पीएच कम होगा, पीएच कम होता है अगर इफ PCO2 will increase और HCO3- अगर क्या होता है, कम होता है। वैसे अगर पीएच बढ़ेगा, अगर क्या होगा, इफ PCO2 कम होगा या HCO3- अगर बढ़ता है। तो इसका मतलब एक स्ट्रेट रिलेशनशिप हम यहां पे मान सकते हैं, पीएच कम होता है HCO3 कम होगा, और पीएच कम होने पर PCO2 बढ़ने पर ये पीएच कम होता है। जहां पर PCO2 कम होता है वहां पीएच बढ़ता है। इसका मतलब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो PCO2 मतलब एक रेस्पिरेटरी कंपोनेंट है, तो रेस्पिरेटरी कंपोनेंट गोज इन अपोजिट डायरेक्शन। एंड यहां पे जो रेनल कंपोनेंट है HCO3- इसको अदरवाइज भी बोला जाता है मेटाबॉलिक कंपोनेंट। इसको क्या बोला जाता है, मेटाबॉलिक कंपोनेंट। अगर यहां पे ऐसे बात करें कि मेटाबॉलिक कंपोनेंट या रेनल कंपोनेंट अगर बढ़ता है तो पीएच बढ़ता है, तो दोनों इक्वली जाते हैं, इक्वल डायरेक्शन में। तो इसको क्या बोल सकते हैं, ME, मेटाबॉलिक कंपोनेंट इक्वल, रेस्पिरेटरी कंपोनेंट अपोजिट एंड मेटाबॉलिक कंपोनेंट इक्वल। इसका मतलब है रेस्पिरेटरी कंपोनेंट जैसे कि CO2 मान लो, अगर CO2 बढ़ता है तो पीएच कम होगा, या CO2 अगर कम होता है तो पीएच बढ़ता है। तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, CO2 एंड पीएच, राइट। अगर मान लो अगर मेटाबॉलिक कंपोनेंट या HCO3- के बारे में बात करें तो HCO3- अगर बढ़ता है तो पीएच बढ़ेगा, अगर HCO3- कम होगा तो पीएच कम होगा। तो दोनों इक्वल डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो मेटाबॉलिक इक्वल। तो ये दोनों को हम ऐसे याद रख सकते हैं रोम करके। तो रोम मतलब क्या आता है, रोम मतलब आता है आर मतलब रेस्पिरेटरी एंड ओ मतलब आता है अपोजिट। इसका मतलब है रेस्पिरेटरी कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन के साथ जाते हैं, मतलब पीएच एंड CO2 ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। एंड मेटाबॉलिक कंपोनेंट मेटाबॉलिक इक्वल, ई मतलब इक्वल। इसका मतलब है कि HCO3- एंड पीएच ये दोनों इक्वल डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब HCO3 बढ़ने पर पीएच बढ़ेगा, HCO3 कम होने पर पीएच कम होगा। तो अभी ये आता है नॉर्मल रेंज के बारे में। अभी बेस एक्सेस का अगर नॉर्मल रेंज के बारे में बात करें तो ये -2 to +2 के बीच में आता है। अगर ऐसे बात करें तो बेस एक्सेस मतलब क्या आता है, यहां पर जैसे कि हम बात कर रहे थे 22 से अगर कम होगा, अगर HCO3- 22 से कम होगा तो इसको हम एसिड मानते हैं, एसिडिक एनवायरमेंट क्रिएट होगा। अगर मान लो HCO3-
ज्यादा होगा 26 से ज्यादा होगा, तो ये एक बेसिक एनवायरमेंट या अल्कली एनवायरमेंट क्रिएट करेगा। वैसे बीई या बेस एक्सेस अगर -2 से कम होता है देन ये वाला एसिडिक एनवायरमेंट क्रिएट करेगा, और अगर +2 से ज्यादा होगा तो ये अल्कली एनवायरमेंट क्रिएट होगा। सो ये होता है बेस एक्सेस के बारे में। तो ये सब हम नॉर्मल रेंजेस के बारे में अभी बात कर लिए। चलिए अभी इंटरप्रिटेशन के बारे में जान लेते हैं। तब इंटरप्रिटेशन क्या होगा, तो जैसे कि मैंने बताया था 7.35 से अगर पीएच कम होगा तो ये एक एसिडियमिया होगा या एसिडिक एनवायरमेंट क्रिएट होगा या ब्लड अभी एसिडिक हो जाएगा। तो ये आता है एसिडिमिया के बारे में। अगर PCO2 ग्रेटर देन 45 है तो ये क्या क्रिएट करता है, ये होता है एसिडिक एनवायरमेंट, राइट। अगर HCO3 माइनस मान लो अगर ग्रेटर देन 26 है, मैंने बताया था ये एक अल्कली एनवायरमेंट क्रिएट होगा, ठीक है। तो ये अल्कली एनवायरमेंट क्रिएट होगा। अगर 22 टू 26 के बीच में है तो ये आता है नॉर्मल। अगर ये लेस देन 22 है इसका मतलब है ये एसिडिक एनवायरमेंट क्रिएट कर रहा है, राइट। अभी ये हम जान लेते हैं एसिडेमिया, ये ब्लड एसिडिक किसके वजह से हुआ। ये एसिडिक इसके वजह से हुआ कि यहां पर देख लो PCO2 अभी ग्रेटर देन 45 है, इसके वजह से क्या हुआ, अभी एसिड हो गया, ब्लड का जो एनवायरमेंट है वो एसिडिक हो गया, मतलब ब्लड एसिडिक हो गया या पीएच अभी इसका कम हुआ 7.35 से। अभी उसी दौरान क्या हुआ, अभी अगर HCO3 के माइनस के साथ अगर कंपैरिजन करें, अगर ये ग्रेटर देन 26 है इसका मतलब ये अल्कली है। इसका मतलब है ब्लड जब भी एसिडिक हो रहा है किसके वजह से, PCO2 के वजह से। अभी रेनल कंपोनेंट जो कि HCO3 माइनस है वो ट्राई कर रहा है उसको एसिडिक एनवायरमेंट को कम करने के लिए। कैसे, ज्यादा अल्कली करके या बेस बना के, ज्यादा बेस को बढ़ा के या अल्कली कंपोनेंट को बढ़ा के अभी रेनल पार्ट अभी क्या कर रहा है, कंपेंसेट करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए ट्राई कर रहा है। तभी जैसे ही बढ़ेगा यहाँ पे HCO3 माइनस जैसे ही बढ़ेगा 26 से ज्यादा होगा तो अभी क्या होगा, एसिडिक एनवायरमेंट या ब्लड में जो एसिडिक एनवायरमेंट था वो धीरे धीरे कम होगा। तो अभी ये क्या हो रहा है, एक अगर बढ़ रहा है यहाँ पे, ये मान लो PCO2 अभी बढ़ के एसिडिक हो गया तो फिर ये अल्कली होके उसको कंपेंसेट करने के लिए ट्राई कर रहा है। पर यहाँ पे पूरा तो कंप्लीट कंपेंसेशन नहीं हुआ, तो हमें आगे जाके पार्शियल या कंप्लीट कंपेंसेशन कैसे होता है या फुल कंपेंसेशन कैसे होता है उसके बारे में आगे जाके बात करेंगे। तो अभी जो सिचुएशन हुआ है, ये अभी क्या हुआ, ये अभी ट्राई कर रहा है, रेनल सिस्टम अभी ट्राई कर रहा है कंपेंसेशन करने के लिए। अभी तो बात नहीं करेंगे पार्शियल या कंप्लीट या फुल कंपेंसेशन के बारे में, आगे जाके उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी चीज है कि अभी एसिड तो हो गया PCO2 के वजह से, मतलब ये मान लेंगे यहाँ पर ये आता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, हम बोल सकते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विथ रेनल कंपेंसेशन। अभी रेनल सिस्टम थोड़ा सा अभी कंपेंसेशन करने के लिए ट्राई कर रहा है, क्योंकि अभी मान लो नॉर्मल से अभी बढ़ गया 26 से बढ़ गया, अभी रेनल सिस्टम ट्राई कर रहा है कि बढ़ाने के लिए थोड़ा सा एसिडिक जो एनवायरमेंट है या पीएच कम है उसको बढ़ाने के लिए रेनल सिस्टम अभी ट्राई कर रहा है। पर ये वाला सिचुएशन अगर देखें जहां पर PCO2 बढ़ तो गया पर रेनल सिस्टम अभी कोई रिस्पांस नहीं है, अभी तक नॉर्मल रेंज में है। इसका मतलब है रेनल सिस्टम अभी कोई कंपेंसेशन करने के लिए ट्राई नहीं कर रहा। इसका मतलब है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस तो है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस तो है, पर विदाउट कंपेंसेशन, विदाउट रेनल कंपेंसेशन, क्योंकि यहां पे रेनल सिस्टम में कोई चेंजेस नहीं आ रहा, HCO3 में कोई चेंजेस नहीं आ रहा, तो विदाउट एनी कंपेंसेशन अभी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हुआ। क्यों रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हुआ, क्योंकि PCO2 जो कि ग्रेटर देन 45 है, ये हमें तो मानते हैं PCO2 एक रेस्पिरेटरी कंपोनेंट है। PCO2 जैसे ही बढ़ेगा वहां पे pH कम होगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, तो pH एसिड हुआ किसके वजह से, PCO2 के वजह से। तो ये PCO2 एक रेस्पिरेटरी कंपोनेंट होता है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हुआ। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्यों बोले, क्योंकि PCO2 एक रेस्पिरेटरी कंपोनेंट है और उसके वजह से pH कम हुआ और ये ब्लड एसिडिक हो गया। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। पर यहाँ पे HCO3 का कोई चेंजेस नहीं हुआ, इसलिए हम बोलेंगे विदाउट रेनल कंपेंसेशन। पर यहाँ पे अगर देख लो ये वाला केस में क्या आता है, HCO3 भी ये केस में कम हो गया,
मतलब PCO2 तो यहाँ पे ज्यादा हुआ था, ये भी एसिडिक एनवायरमेंट है, और ये वाला भी यहाँ पर HCO3 माइनस अभी कम हुआ, इसका मतलब है ये भी एसिडिक है, राइट। यहाँ पे पीएच क्या है, एसिडिक है। तो यहाँ पे जो एसिडिक एनवायरमेंट ब्लड में क्रिएट हुआ वो किसके वजह से हुआ, ये PCO2 के वजह से भी हुआ, एंड HCO3 माइनस कम होने से भी होता है। तो इसको बोलेंगे मिक्स्ड एसिडोसिस, इसको बोलते हैं मिक्स्ड एसिडेमिया भी बोल सकते हो या एसिडोसिस भी बोल सकते हो। इसका मतलब है दोनों तरफ से ये एसिड बनता है, मतलब HCO3 कम हुआ उसके वजह से भी एसिड है, और PCO2 बढ़ गया इसके वजह से भी एसिडेमिया हुआ। अभी दूसरा कंडीशन देख लेते हैं, दूसरा क्या होता है। जैसे कि मान लो ये वाला कंडीशन में ये तो pH लेस देन 7.35 से है, या pH कम हुआ है, या एसिडिक एनवायरमेंट है। यहाँ पर PCO2 नॉर्मल रेंज में आ रहा है, यहाँ पे PCO2 का कोई चेंजेस नहीं आ रहा। अगर ये PCO2 नॉर्मल में है, यहाँ पे HCO3 माइनस को देख लेते हैं। HCO3 माइनस अगर लेस देन 22 है, इसका मतलब क्या है, ये अभी एसिडिक एनवायरमेंट क्रिएट कर रहा है। तो ये वाला कंडीशन क्या है, यहाँ पे PCO2 के वजह से pH का चेंजेस नहीं हुआ, क्योंकि PCO2 तो नॉर्मल में है। अभी pH अगर लेस देन 7.35 है या एसिडिक है, वो किसके वजह से हुआ, ये डेफिनेटली HCO3 के वजह से हुआ है, क्योंकि HCO3 अभी नॉर्मल रेंज में है नहीं, ये अभी लेस देन 22 है। इसके वजह से क्या हुआ कि pH चेंज हुआ। हमें ये पता है HCO3 का जो नॉर्मल रेंज आता है वो 22 टू 26 के बीच में आएगा। अगर 26 से ज्यादा होगा तो इसको क्या बोलेंगे, ये अल्कली एनवायरमेंट क्रिएट करेगा। अगर लेस देन 22 है तो ये क्या करता है, एसिडिक एनवायरमेंट क्रिएट करता है, राइट। तो अभी लेस देन 22 हुआ, मतलब ये एसिडिक एनवायरमेंट क्रिएट कर रहा है कि आई मीन कौन, HCO3 माइनस। तो इसके वजह से क्या होगा, ये एसिडेमिया होगा या ब्लड में pH कम होगा। तो इसको क्या बोलेंगे, ये तो हमें पता है HCO3 माइनस एक रेनल कंपोनेंट या मेटाबॉलिक कंपोनेंट होता है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। पर यहाँ पे क्या कंपेंसेशन हुआ, कोई कंपेंसेशन नहीं। यहाँ पे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कंप्लीटली नॉर्मल में है। यहाँ पे जो एसिडिक एनवायरमेंट HCO3 के वजह से हुआ, यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम उसको कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा, उसको कम करने के लिए या pH को बढ़ाने के लिए यहाँ पे PCO2 का कोई रोल नहीं हुआ, या रेस्पिरेटरी सिस्टम कोई काम नहीं कर रहा। तो इसको क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिक एसिडोसिस विदाउट रेस्पिरेटरी कंपेंसेशन। नेक्स्ट चलते हैं, तीसरा जो रूल है, जो तीसरा रूल को जान लेते हैं यहां पर, जहां पर PCO2 लेस देन 35 है। लेस देन 35 मतलब ये कौन सा टाइप का होगा, ये अल्कली होगा, क्योंकि PCO2 को हम या CO2 को हम एसिडिक मानते हैं। अगर ये कम होता है तो डेफिनेटली अल्कली है। अगर HCO3 माइनस यहाँ पे कम होगा तो ये वाला क्या होता है, ये एसिडिक एनवायरमेंट होता है। ये वाला कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे HCO3 माइनस कम होने से एसिडिक होता है, और pH यहाँ पर लेस देन 7.35 है। इसका मतलब है जो pH एसिडिक हुआ वो किसके वजह से हुआ, HCO3 माइनस के वजह से हुआ। तो इसको क्या बोल सकते हैं, सिंपली मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। पर यहाँ पे जैसे कि मान लो अगर PCO2 को देखेंगे तो ये नॉर्मल रेंज में है नहीं, ये अभी क्या हो रहा है, ये अभी अल्कली साइड में जा रहा है, मतलब ऑपोजिट साइड में, जैसे कि एसिड का ऑपोजिट साइड में अल्कली में जा रहा है। इसका मतलब है जैसे ये HCO3 माइनस अभी एसिडिक एनवायरमेंट क्रिएट कर रहा है, वहां पे PCO2 ट्राई कर रहा है कि इसको थोड़ा अल्कली बनाए, तो इसलिए PCO2 या CO2 अभी कम हो रहा है, घट रहा है। इसके वजह से क्या होगा कि रेस्पिरेटरी कंपोनेंट अभी ट्राई कर रहा है वो थोड़ा सा pH को नॉर्मल रेंज में लाने के लिए। तो इसको क्या बोल सकते हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस HCO3 माइनस के वजह से हुआ। अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या कर रहा है, ट्राई कर रहा है कंपेंसेट करने के लिए। तो इसको क्या बोल सकते हैं, रेस्पिरेटरी कंपेंसेशन। तो वीक रेस्पिरेटरी कंपेंसेशन, क्योंकि यहाँ पे एसिडिक जो हुआ वो किसके वजह से हुआ, HCO3 माइनस के वजह से। और अभी PCO2 अभी ट्राई कर रहा है वो एसिडिक एनवायरमेंट को कम करने के लिए या थोड़ा सा अल्कली बनाने के लिए। तो PCO2 यहाँ पे लेस देन 35 हो गया। नेक्स्ट अभी दूसरा कंपोनेंट, अगर अल्कालिमिया के बारे में बात करें तो एसिडेमिया के बारे में तो बात किए, अभी अल्कालिमिया के बारे में अगर बात करें तो क्या होता है।
तो पीएच अल्कालेमिया में क्या होता है, ग्रेटर देन 45 होगा, आई मीन 7.45 होगा। अगर 7.45 के आसपास आई मीन अल्कालेमिया होगा तो पीएच अभी ग्रेटर देन 7.545 होगा। वैसे पीसीओ2 के बारे में अगर बात करें, अगर पीसीओ2 लेस देन 35 है और उस टाइम पे अगर HCO3 ग्रेटर देन 26 है या नॉर्मल में है या लेस देन 22 है, तो ये वाला कंडीशन को हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे, तो वो यहाँ पे जान लेते हैं। तो यहाँ पे हमें ये पता है कि पीएच अभी क्या है, अल्कली है। अगर पीसीओ2 लेस देन 35 है तो ये आता है अल्कली के बीच में, मतलब ये एक अल्कली एनवायरमेंट क्रिएट करता है। वैसे अगर HCO3 यहां पे बढ़ गया उस टाइम पे जहां पे PCO2 लेस देन 35 है, अगर HCO3 माइनस यहां पे बढ़ गया ग्रेटर देन 26, तो ये भी एक अल्कली कंसीडर हम करेंगे। ठीक है, तो अभी ये जो अल्कली एनवायरमेंट क्रिएट हुआ पीएच में, तो ये किसके वजह से हुआ, ये PCO2 के वजह से एंड HCO3 माइनस के वजह से। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मिक्स्ड अल्कालोसिस, क्योंकि दोनों ही अल्कली साइड में है, तो इसको क्या बोलेंगे, मिक्स्ड अल्कालोसिस। यहां पर अगर सेकंड कंपोनेंट के बारे में बात करें HCO3 का, अगर ये नॉर्मल रेंज के बीच में आता है, तो ये अभी नॉर्मल रेंज के बीच में आता है, मतलब ये HCO3 की वजह से तो बिल्कुल अल्कली नहीं हुआ, ये अल्कली किसके वजह से हुआ, PCO2 की वजह से, मतलब ये तो रेस्पिरेटरी कंपोनेंट है PCO2, इसको बोलेंगे रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस। क्या यहां पे कोई कंपेंसेशन हुआ, नहीं हुआ, क्यों, HCO3 अभी नॉर्मल रेंज के बीच में है, तो यहां पे क्या बोल सकते हैं, रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस विदाउट रेनल कंपेंसेशन। वैसे अगर सेम टाइम में मान लो अगर PCO2 लेस देन 35 है और HCO3 माइनस अगर लेस देन 22 होगा, तो वो केस में हम कैसे इंटरप्रेट इसको करेंगे, तो वो इंटरप्रिटेशन के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि लेस देन 22 मतलब ये कौन सा कंडीशन है, तो ये वाला कंडीशन क्या है, ये वाला एसिडिक एनवायरमेंट क्रिएट करेगा। इसका मतलब है जब ये PCO2 अल्कली एनवायरमेंट क्रिएट कर रहा है, तब ये HCO3 माइनस एसिडिक एनवायरमेंट क्रिएट कर रहा है। अभी हमें क्या देखना पड़ेगा कि पीएच कहां पर है, पीएच अभी क्या है, पीएच अभी अल्कली साइड में है, तो अल्कली होने का मतलब क्या है, ये डेफिनेटली ये PCO2 की वजह से, डेफिनेटली ये HCO3 माइनस की वजह से तो नहीं हो सकता, क्योंकि HCO3 माइनस अभी एसिडिक है। तब ये जो अल्कली बना पीएच वो किसके वजह से बना है, PCO2 की वजह से। तो ये डेफिनेटली यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि ये वाला क्या होगा, रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस होगा। पर यहां पे थोड़ा सा रेनल चेंजेस हो रहा है, मतलब रेनल सिस्टम अभी ट्राई कर रहा है वो अल्कली एनवायरमेंट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, और थोड़ा सा एसिड ये बना रहा है। कैसे बना रहा है, HCO3 माइनस को कम करके। तभी ये वाला कंडीशन को क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी, ये वाला बोलेंगे रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस विथ रेनल कंपेंसेशन। अभी अगर ये वाला कंडीशन में देखते हैं जहां पर PCO2 नॉर्मल रेंज में आता है एंड HCO3 माइनस अगर ग्रेटर देन 26 है, तो ये वाला कंडीशन को हम कैसे इंटरप्रेट करें, तो ये वाला कंडीशन में डेफिनेटली CO2 का कोई रोल नहीं है यहाँ पे पीएच बढ़ाने के लिए या अल्कलीमिया करने के लिए। पर यहाँ पे हुआ क्या है, ये पीएच बढ़ा किसके वजह से, क्योंकि HCO3 माइनस यहाँ पे ग्रेटर देन 26 है, इसका मतलब है ये वाला अल्कली है डेफिनेटली। तो ये अल्कली जो पीएच अभी बढ़ गया, अल्कली हुआ, ये किसके वजह से हुआ है, ये HCO3 माइनस के वजह से हुआ है। इसका मतलब है ये वाला मेटाबॉलिक अल्कालोसिस डेफिनेटली होगा, मेटाबॉलिक अल्कालोसिस। और यहां पे कोई कंपेंसेशन हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा, क्योंकि PCO2 यहां पे नॉर्मल रेंज में है, तो इसको बोलेंगे विदाउट रेस्पिरेटरी कंपेंसेशन। अभी ये वाला कंडीशन जो लास्ट वाला कंडीशन में देखें, यहां पर अगर PCO2 बढ़ गया एंड HCO3 माइनस भी बढ़ गया, ये वाला कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, यहां पे अगर PCO2 बढ़ जाता है तो ये वाला कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, एंड ये वाला अगर HCO3 माइनस बढ़ जाता है तो ये वाला कंडीशन क्या होगा। अगर ये PCO2 बढ़ता है तो ये वाला डेफिनेटली एसिडिक एनवायरमेंट क्रिएट करेगा, ये एसिडिक एनवायरमेंट क्रिएट करेगा। और ये HCO3 माइनस अगर ग्रेटर देन 26 है तो ये वाला कंडीशन क्या क्रिएट करेगा, ये वाला डेफिनेटली एक अल्कली एनवायरमेंट क्रिएट करेगा। तो अगर
यहाँ पे पीएच के साथ कंपैरिजन करें तो पीएच तो अभी अल्कली है, तो डेफिनेटली यहाँ पे PCO2 अगर बढ़ जाता है तो एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, एंड अगर HCO3 माइनस बढ़ता है तो यहाँ पे अल्कली एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया है। तो ये अल्कली जो बना है पीएच वो डेफिनेटली HCO3 माइनस की वजह से हुआ, थोड़ी ना ये PCO2 की वजह से हुआ। PCO2 की वजह से बिल्कुल यहाँ पे नहीं हुआ है, क्योंकि PCO2 अभी एसिडिक साइड में है, तभी HCO3 माइनस अभी अल्कली है, इसका मतलब है पीएच अभी अल्कली है। तो यहाँ पे पीएच अल्कली है किसकी वजह से? HCO3 माइनस की वजह से। तो इसको क्या बोल सकते हैं? मेटाबॉलिक अल्कालोसिस, मेटाबॉलिक अल्कालोसिस। पर यहाँ पे मेटाबॉलिक अल्कालोसिस को थोड़ा काउंटरैक्ट करने के लिए PCO2 अभी बढ़ गया, एसिडिक हो गया, तो इसको ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे विथ रेस्पिरेटरी कंपेंसेशन चल रहा है, विथ रेस्पिरेटरी कंपेंसेशन। तो ये वाला था इंटरप्रिटेशन दोनों साइड का, आई मीन एसिडिक साइड का एंड अल्कली साइड का। तो चलिए यहाँ पे ये देख लेते हैं कि कंपेंसेशन को हम कैसे जान सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, अगर एक कंपोनेंट, इफ वन कंपोनेंट मेक्स अल्कली, अगर एक कंपोनेंट क्या बनता है? अल्कली बनता है, और दूसरा एक एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है, इसका मतलब है वो कंपेंसेशन हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब है एक चेंज होने पर, मान लो PCO2 एंड ये वाला HCO3 माइनस, अगर एक चेंज होने पर दूसरा चेंज होता है, ये मान लो ये वाला प्राइमरी और ये वाला सेकेंडरी टाइप। ठीक है, अगर प्राइमरी टाइप चेंज होने पर सेकेंडरी टाइप भी चेंज होता है, उसको कंपेंसेट करने के लिए, जैसे कि मैंने बताया, एक अगर अल्कली हो रहा है और दूसरा एसिडिक होगा, तो ये कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? कंपेंसेशन बोलेंगे। अगर नहीं हो रहा, मतलब एक चेंज हुआ और दूसरा नॉर्मल है, इसका मतलब है वहां पे कोई कंपेंसेशन नहीं हो रहा है। तो ये वाला एग्जांपल से हम ये वाला सिचुएशन को समझ लेंगे कि कंपेंसेशन हो रहा है या अनकंपेंसेटेड है। अगर मान लो ये वाला एग्जांपल में पीएच अभी 7.27 के बीच में है, इसका मतलब ये पीएच कौन सा टाइप का होगा? ये एसिडिक होगा। एंड PCO2 भी 50 mmHg है, इसका मतलब है ये वाला एसिडिक है, और HCO3 माइनस अभी 30 मिलीमोल पर लीटर है, इसका मतलब है ये वाला कौन सा कंडीशन होगा? ये वाला अल्कली होगा। इसका मतलब है कि ये PCO2 बढ़ने पर, आई मीन PCO2 बढ़ने पर जो एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ, उसको काउंटरैक्ट करने के लिए जो सेकंड कंपोनेंट है वो चेंज हुआ अल्कली को, मतलब एक एसिडिक होने पर दूसरा अल्कली हुआ, इसका मतलब है ये कौन सा टाइप का होगा? यस, एक चेंज होने पर दूसरा चेंज होता है, अगर यस, देन ये एक कंपेंसेटेड टाइप का एबीजी है, मतलब कंपेंसेटेड टाइप का मैकेनिज्म है। अगर मान लो दूसरा टाइप का अभी देख रहे हैं, तो दूसरा टाइप में क्या है? वही PCO2 अभी 50 mmHg के बीच में है, एंड पीएच अभी 7.27 पीएच अभी 7.27 में है, और HCO3 माइनस अभी 24 मिलीमोल पर लीटर है। तो हमें ये पता है HCO3 माइनस अभी 22 टू 26 के बीच में आना चाहिए, नॉर्मल है, तो अभी 24 मतलब ये वाला नॉर्मल कंडीशन में है, मतलब नॉर्मल रेंज में है। अगर नॉर्मल में है तो इसका मतलब है PCO2 बढ़ने पर दूसरा कंपोनेंट नहीं बढ़ा, तो ये वाला कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? अनकंपेंसेटेड टाइप। इसका मतलब है एक चेंज होने पर, और अगर एक एसिडिक साइड में जा रहा है, दूसरा अल्कली साइड में, मतलब दोनों अपोजिट साइड में जा रहे हैं, इसका मतलब है ये कंपेंसेटेड टाइप है। अगर एक नॉर्मल दूसरा चेंज हो रहा, तो इसका मतलब है अनकंपेंसेटेड टाइप है। तो अभी क्या बोलेंगे? अभी बोलेंगे अगर एक चेंज होने पर दूसरा चेंज होता है या नहीं हो रहा, इफ यस, अगर चेंज हो रहा है दोनों, तो इसको बोलेंगे कंपेंसेटेड टाइप, अगर नहीं है तो फिर अनकंपेंसेटेड टाइप। अब इनकेस कंपेंसेशन, अगर मान लो कंपेंसेशन हो गया, तो अभी हमें कैसे पता चलेगा कि ये फुली कंपेंसेटेड है या पार्शियली कंपेंसेटेड है? तो वो जानने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? पीएच को देखना पड़ेगा। तो अगर पीएच नॉर्मल रेंज में आ गया तो इसका मतलब है फुली कंपेंसेटेड है, अगर पीएच नॉर्मल रेंज में है नहीं तो फिर बोलेंगे पार्शियल कंपेंसेटेड। तो पार्शियली कंपेंसेटेड एंड फुली कंपेंसेटेड ये जानने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? पीएच को देखना पड़ेगा। अच्छा, अभी कंपेंसेशन को जानने के लिए हमें क्या देखना पड़ता है? अभी अगर मान लो एक कंपोनेंट, अगर फर्स्ट कंपोनेंट क्या हो गया? अल्कली हुआ, अगर फर्स्ट कंपोनेंट मान लो अल्कली हुआ और सेकंड कंपोनेंट अगर क्या हुआ? एसिडिक हुआ, इसका मतलब है कंपेंसेशन हो रहा है। अगर कंपेंसेशन हो रहा है
तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो फुली कंपेंसेटेड है या पार्शियली कंपेंसेटेड है? तो वो जानने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? पीएच को। अगर पीएच नॉर्मल रेंज में आ गया, मतलब विद इन नॉर्मल रेंज है, तो फिर क्या होगा? ये फुली कंपेंसेटेड है। इफ यस नॉर्मल है, अगर ये नॉर्मल रेंज में है नहीं, इफ नो नॉर्मल रेंज में नहीं है, अगर नो, ये अगर यस है तो फुली कंपेंसेटेड, अगर नो है देन ये वाला क्या है? पार्शियली कंपेंसेटेड। तो ये वाला हमें क्या देखना पड़ेगा? अगर कंपेंसेशन टाइप है या कंपेंसेटेड टाइप है तो हमें पीएच को देखना पड़ेगा कि फुली कंपेंसेटेड है या पार्शियली कंपेंसेटेड है। अगर पीएच नॉर्मल रेंज में है तो फुली कंपेंसेटेड, अगर पीएच नॉर्मल रेंज में नहीं है, इफ नो देन पार्शियली कंपेंसेटेड। तो ये एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पर एग्जांपल 1, यहां पर pH 7.37 है, PCO2 अभी 50 mmHg है एंड HCO3 माइनस अभी 30 मिलीमोल पर लीटर है। तो ये वाला कंडीशन में क्या बोलेंगे? तो यहाँ पे pH अभी क्या हो गया? नॉर्मल रेंज के बीच में है 7.35 टू 7.45। तो यहाँ पे डेफिनेटली क्या हुआ है? pH अभी नॉर्मल रेंज में है। PCO2 यहाँ पे देख लेते हैं, PCO2 अभी एसिडिक एनवायरमेंट में है, HCO3 बढ़ गया, मतलब ग्रेटर देन 26 है, तो ये वाला आ गया अल्कली टाइप का। तो अभी 1 एसिडिक हुआ तो दूसरा अल्कली हो गया, तो ये वाला डेफिनेटली तो कंपेंसेटेड टाइप है, कंपेंसेटेड टाइप। पर ये कंपेंसेटेड टाइप जो हुआ वो कौन सा टाइप का है? कंपेंसेटेड टाइप जो हुआ वो फुली टाइप, आई मीन फुली कंपेंसेटेड या पार्शियली कंपेंसेटेड? अगर फुली कंपेंसेटेड है तो फिर पीएच नॉर्मल रेंज में आना चाहिए। क्या पीएच नॉर्मल रेंज में है? इफ यस देन फुली कंपेंसेटेड। अभी पीएच नॉर्मल रेंज में आ गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पीएच 7.37 जो कि 7.35 एंड 7.45 के बीच में आता है, तो इसलिए ये वाला कंडीशन जो है एग्जांपल 1, ये एक फुली कंपेंसेटेड टाइप का एबीजी है। भी दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। ये वाला कंडीशन में अभी देख लेते हैं, पीएच अभी नॉर्मल रेंज में है नहीं, PCO2 अभी ये वाला एसिडिक है, वही सेम कंडीशन, एंड HCO3 माइनस अभी अल्कली है। तो ये वाला कंडीशन को क्या बोलेंगे? यहां पर पीएच तो नॉर्मल रेंज में है नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे? ये वाला फुली कंपेंसेटेड बिल्कुल है नहीं। ये वाला को क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं पार्शियली कंपेंसेटेड, पार्शियली कंपेंसेटेड, राइट। तो ये एग्जांपल 1 एंड 2 बिल्कुल हमें क्लियर कट आइडिया ये देता है कि कौन सा फुल कंपेंसेटेड होगा एंड कौन सा पार्शियल कंपेंसेटेड होगा। अगर यहाँ पे एसिडिक, एक कंपोनेंट एसिडिक है और दूसरा अल्कली है, तो ये कंपेंसेटेड टाइप का है। और यहाँ पे कंपेंसेटेड टाइप अगर देख लें, ये वाला भी एसिडिक, ये वाला भी अल्कली, तो ये दोनों कंडीशन तो कंपेंसेटेड टाइप है। अभी जानना है कि फुली या पार्शियली, फुली एंड पार्शियली जानने के लिए हमें ये पीएच देखना पड़ रहा है। अगर पीएच नॉर्मल रेंज है, नॉर्मल रेंज में है, तो फिर इफ यस देन, आई मीन सॉरी ये वाला गलत में यहां पर लग गया। तो यहां पर क्या हुआ अभी देख सकते हैं, पीएच अभी नॉर्मल रेंज में आ गया, तो ये वाला इफ यस देन ये वाला फुली कंपेंसेटेड। अगर पीएच अभी अबनॉर्मली नॉर्मल कंडीशन में है नहीं, इफ नो देन इट इज पार्शियली कंपेंसेटेड। तो अभी यहां पर बिल्कुल हमें क्लियर कट आइडिया मिल गया कि कंपेंसेटेड टाइप कौन सा टाइप का होगा, ये फुली या पार्शियली कंपेंसेटेड। अभी रूल 1 यहां पे जान लेते हैं कि अगर फुल कंपेंसेटेड हो गया तो ये कौन से टाइप का होगा, रेस्पिरेटरी या मेटाबॉलिक टाइप का। तो ये थोड़ा सा यहां पर हम जान लेते हैं। अगर मान लो यहां पे फुल कंपेंसेटेड होगा तो पीएच डेफिनेटली 7.35 टू 7.45 के बीच में आएगा। अगर पीएच 7.35 एंड 7.45 के बीच में आता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि पीएच कौन सा साइड पे है, एसिडिक साइड में या अल्कली साइड में। यहां पर पीएच हमें 7.4, हमें अगर आई मीन पीएच अगर नॉर्मल रेंज में आता है 7.35 या 7.45 के बीच में, तो हमें एवरेज लेना पड़ेगा 7.4 को। अगर फुल कंपेंसेटेड टाइप है तो फिर हमें पीएच को 7.4 एवरेज लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये पता नहीं होगा, अगर फुल कंपेंसेटेड टाइप है तो ये पता नहीं चलेगा कि ये कौन सा एसिडिक या अल्कली पीएच है, तो इसलिए हमें एवरेज लेना पड़ेगा 7.4। अगर 7.4 टू 7.45 के बीच में आता है तो ये वाला कंडीशन, आई मीन पीएच स्लाइटली अल्कली होगा, ये वाला आएगा अल्कली साइड में। अगर 7.35 टू 7.4 मतलब ये नीचे की तरफ आता है, ये तो नॉर्मल रेंज में आता है पर ये स्लाइटली एसिडिक एनवायरमेंट में आता है, ये स्लाइटली एसिडिक है। तो अभी ये जानना पड़ेगा कि अगर पीएच
नॉर्मल रेंज में आता है तो ये स्लाइटली अल्कली है या एसिडिक एनवायरनमेंट के बीच में आता है। तो हमें ये पता है नॉर्मल रेंज में है, पर फिर भी हमें ये देखना पड़ेगा एसिडिक एनवायरनमेंट में या अल्कली एनवायरनमेंट में है। रूल 2, अगर मान लो पीएच अभी बिटवीन 7.35 टू 7.4 के बीच में है, मतलब हमें ये पता था 7.35 टू ये 7.4 तो आ गया नॉर्मल एवरेज एंड ये आता है 7.45। अगर मान लो यहां पर है पीएच, अगर पीएच यहां पर है तो ये कौन सा टाइप का होगा, ये डेफिनेटली एसिडिक साइड में है, एसिडिक साइड में। और PCO2 अभी ग्रेटर देन 45 है तो इसका मतलब है ये भी एसिडिक है। और ये वाला मान लो अभी HCO3 माइनस ये वाला ग्रेटर देन 26 है, ये वाला अल्कली है। तो यहां पे हमें ये पता चलता है ये वाला कंपेंसेटेड टाइप है, कंपेंसेटेड। एंड कंपेंसेटेड टाइप में ये वाला कौन सा टाइप का होगा, पार्शियल या फुली, ये डेफिनेटली फुली होगा क्योंकि ये नॉर्मल रेंज में आता है 7.35 टू 7.45, तो ये आता है फुली कंपेंसेटेड टाइप। पर हमें ये देखना है कि जो 7.35 टू 7.45 के बीच में है तो वो कौन सा टाइप का होगा, ये होगा एसिडिक टाइप का। तो एसिडिक किसके वजह से बना, तो हमें ये पता है HCO3 माइनस ये तो अल्कली है और PCO2 अभी ग्रेटर देन 45 मतलब ये एसिडिक है। तो ये जो थोड़ा सा भी 7.4 से कम हुआ है तो इसका मतलब ये PCO2 या रेस्पिरेटरी सिस्टम के वजह से हुआ है। तो इसको क्या बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि PCO2 के वजह से यहां पर एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम के वजह से। तो इसको क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। एसिडोसिस मतलब ये प्राइमरीली किसके वजह से हुआ, प्राइमरी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मतलब प्राइमरीली ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के वजह से एसिडोसिस हुआ है, जो कि फुली कंपेंसेटेड हुआ किसके वजह से, ये रेनल सिस्टम के वजह से या HCO3 माइनस के वजह से। तो यहां पे क्या इंटरप्रेट करेंगे, प्राइमरी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस फुली विथ, इसको बोल सकते हैं विथ फुल रेनल कंपेंसेशन, विथ फुल रेनल कंपेंसेशन। तो ये वाला होगा इंटरप्रिटेशन। तो इंटरप्रिटेशन ये वाला रूल 2 के हिसाब से यहां पे क्या बोलेंगे, प्राइमरी रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस विथ फुल रेनल कंपेंसेशन। अभी रूल 3 में यहां पर अगर पीएच देखेंगे तो पीएच आता है 7.4 टू 7.45 के बीच में। हमें ये पता है 7.35 टू 7.4 एंड देन 7.45। तो ये आता है यहां पे जो अल्कली, स्लाइटली अल्कली साइड में, तो ये आ गया पीएच अभी अल्कली साइड में। अगर PCO2 के बारे में बात करें तो लेस देन 35 मतलब हमें ये पता है ये वाला अल्कली है, और HCO3 माइनस अभी लेस देन 22 मतलब ये वाला एसिडिक एनवायरनमेंट है। तब ये वाला कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, तो ये वाला कंडीशन हमें ये पता है रेस्पिरेटरी सिस्टम की वजह से तो अल्कली हुआ, स्लाइटली अल्कली है तो ये डेफिनेटली किसकी वजह से हुआ होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम की वजह से। तो इसको हम बोल सकते हैं प्राइमरी रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस। यहां पे हमें ये पता है कि कंपेंसेशन तो हुआ है क्योंकि ये एक अल्कली और दूसरा एसिडिक है, तो इसलिए यहाँ पे कंपेंसेशन हुआ है। पर यहाँ पे फुल कंपेंसेशन इसलिए हुआ क्योंकि नॉर्मल रेंज के बीच में आता है, इसलिए हम क्या बोलेंगे। पर ये वाला क्या हुआ है, अल्कली किसके वजह से हुआ, पीएच तो अल्कली है और ये अल्कली होने का रीजन क्या होगा कि PCO2 यहाँ पे कम है, इसके वजह से अल्कली हुआ। पर ये फुल कंपेंसेशन वाला है, तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस विथ फुल रेनल कंपेंसेशन, विथ फुल रेनल कंपेंसेशन। तो ये आता है रूल 3 में। अभी चलते हैं एग्जाम्पल 1। अभी थोड़ा सा एग्जाम्पल देखेंगे और MCQ भी देख लेंगे जहां पर पूरा डाउट्स हमारा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहां पर एग्जाम्पल 1 में देख लेते हैं, इफ pH इज 7.21, इसका मतलब pH कौन सा साइड में है, ये वाला एसिडिक साइड में है। और HCO3 माइनस अगर 14 है, इसका मतलब है HCO3 माइनस 20, तो नॉर्मल रेंज हमें पता है 22 टू 26 के बीच में आना चाहिए। अगर 14 है इसका मतलब है ये वाला एसिडिक है, और CO2 अभी 35 टू 45 के बीच में आना चाहिए, तो ये वाला आ गया नॉर्मल में। तो इसका मतलब ये तो कंपेंसेशन नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये जो एसिडिक बना पीएच, ये किसके वजह से बना, ये HCO3 माइनस के वजह से बना। तो इसको क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी मेटाबॉलिक
इसको बोल सकते हैं प्राइमरी मेटाबॉलिक एसिडोसिस with or without renal compensation, not I mean with or without respiratory compensation, इसको बोलेंगे विदाउट रेस्पिरेटरी कंपेंसेशन। क्यों? यहाँ पे CO2 नॉर्मल रेंज के बीच में आता है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी मेटाबॉलिक एसिडोसिस विदाउट रेस्पिरेटरी कंपेंसेशन। तो चलिए दूसरा एग्जांपल यहां पर देख लेते हैं, जहां पर यहां पे हम देख सकते हैं पीएच अभी 7.22 के बीच में है, इसका मतलब ये वाला एसिडिक है, और HCO3 -15 मतलब ये वाला एसिडिक है, और PCO2 अभी नॉर्मल रेंज में आता है, तो ये वाला क्या होगा, अनकंपेंसेटेड टाइप होगा। अभी पीएच अगर 7.22 मतलब एसिडिक एंड HCO3 -15 जो कि एसिडिक है, अभी क्या हुआ, PCO2 अभी जो नॉर्मल में था, अभी क्या हुआ, धीरे धीरे कम हुआ। अभी क्या हुआ, अभी धीरे धीरे जैसे ही कम होता है, ये क्या होगा कि एसिडिक एनवायरनमेंट को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करने के लिए ट्राई करेगा। अभी ये 31 मतलब ये वाला आ गया, ये आ गया अल्कली टाइप का। इसका मतलब है HCO3 जो मतलब कम हुआ था, एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट किया था, अभी वहीं पे PCO2 अभी कम होके अल्कली बनाने के लिए ट्राई कर रहा है। पर यहाँ पे पीएच तो पूरा नॉर्मल में नहीं आया, मतलब नॉर्मल रेंज के बीच में नहीं है, तो इसको बोलेंगे पार्शियल कंपेंसेटेड टाइप। अगर मान लो ये वाला 7.38 अगर पीएच हो जाता है, जहां पर ये 7.35 to 7.45 के बीच में आता है, वहां HCO3 अगर 15 है, अभी PCO2 पूरा कम होके अभी क्या किया, कंपेंसेशन करने के लिए ट्राई किया और कंपेंसेट भी कर लिया। जहां पर ये HCO3 एसिडिक था, वहां पे PCO2 क्या किया, अल्कली बनके वो पीएच को न्यूट्रलाइज कर दिया, अभी पूरा न्यूट्रलाइज करके नॉर्मल रेंज में लेके आ गया, तो इसको बोलते हैं फुली कंपेंसेटेड टाइप। ठीक है, अगर इसको एक्चुअल हम इंटरप्रेट करें तो ये वाला क्या होगा, 7.38 मतलब ये आता है 7.35 टू 7.4 के बीच में, तो इसका मतलब ये थोड़ा सा एसिडिक एनवायरनमेंट में है, मतलब एसिडिक साइड में है, तो ये वाला आता है एसिडिक साइड में। अगर 7.45 4 लेते हैं तो एवरेज में, तो ये वाला आता है HCO3 -15 मतलब ये आता है एसिडिक में, और ये 21 मतलब PCO2 अगर 21 में आता है, तो इसका मतलब ये वाला अल्कली टाइप का होगा। तो ये फुली तो कंपेंसेटेड है, पर ये वाला पीएच अगर एसिडिक है तो किसके वजह से होगा, ये HCO3 के वजह से होगा। इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं प्राइमरी मेटाबॉलिक एसिडोसिस विथ fully compensated by respiratory system। तो ये आता है, ये एबीजी का लास्ट वाला, ये 7.38, 15 एंड 21 का ये एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन। अब एग्जांपल 2 में देखते हैं, यहां पर पीएच अगर 7.55 में आता है, तो यहां पर 7.55 मतलब ये वाला अल्कली साइड में है, और PaCO2 या कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर वो आता है ये वाला एसिडिक साइड में, क्योंकि हमें पता है 35 to 45 के बीच में आना चाहिए, बढ़ गया, बढ़ने से ही एसिडिक होगा। अभी HCO3 अगर 48.2 है, तो ये वाला आ गया अल्कली साइड में। तो इसको हम कैसे इंटरप्रेट करें, तभी इंटरप्रेट, ये एसिडिक एंड अल्कली मतलब ये तो ये एक एसिड और दूसरा अल्कली मतलब ये तो कंपेंसेटेड टाइप है डेफिनेटली। अगर दोनों ऑपोजिट हैं, एक एसिड दूसरा अल्कली, मतलब ये कंपेंसेटेड टाइप तो बिल्कुल ही है। पर ये वाला क्या हुआ है, पीएच अभी हमें देखना पड़ेगा ये फुली या पार्शियल कंपेंसेटेड टाइप है, पर पीएच जैसे ही हमें देख लिए तो यहाँ पे ये तो बिल्कुल नॉर्मल है नहीं, तो इसको बोलेंगे पार्शियली कंपेंसेटेड, तो इसको बोल सकते हैं पार्शियली कंपेंसेटेड। पर यहाँ पे पीएच को अगर ध्यान से देखें तो ये वाला अल्कली साइड में है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, ये अल्कली होने का रीजन क्या होगा, ये HCO3 क्योंकि HCO3 अभी अल्कली साइड में है और PCO2 एसिड साइड में, तो ये PCO2 तो बिल्कुल ये पीएच को अल्कली नहीं बना सकता क्योंकि एसिडिक साइड में है। अभी HCO3 ये अल्कली बना सकता है, तो अभी HCO3 हमें तो ये पता है कि ये रेनल कंपोनेंट है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, या मेटाबॉलिक कंपोनेंट है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं प्राइमरी मेटाबॉलिक अल्कालोसिस, प्राइमरी
metabolic alkalosis with partial respiratory compensation. So ये हो गया ये एग्जाम्पल का कंप्लीट इंटरप्रिटेशन। अभी एग्जाम्पल 3 को देख लेते हैं, जहां पर पीएच अभी आ गया 7.35 से नीचे है, मतलब ये वाला एसिडिक है, और पीसीओ2 अभी नहीं तो बढ़ा, ये 35 to 45 बीच में आ जाता है, तो ये वाला आ गया नॉर्मल में, और यहाँ पे HCO3 माइनस अभी बढ़ के कम होके यह वाला हो गया एसिडिक टाइप। तो यहाँ पे PCO2 या पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे नॉर्मल रेंज में है, नॉर्मल है, और ये वाला एसिडिक है, तो ये वाला बिल्कुल कंपेंसेशन तो है नहीं, ये वाला आ गया अनकंपेंसेटेड टाइप, क्योंकि एक एसिड है और दूसरा नॉर्मल है। अगर यहाँ पे ये PCO2 अल्कली होता तो हम बोलते ये कंपेंसेटेड टाइप है करके, पर यहाँ पे ये अनकंपेंसेटेड टाइप है, जहां पर HCO3 अभी कम होकर एसिडिक हो गया और पीएच भी एसिडिक हो गया। तो ये वाला कंडीशन को क्या बोलेंगे, HCO3 तो एक मेटाबॉलिक कंपोनेंट होता है, तो इसको बोलेंगे प्राइमरी मेटाबॉलिक एसिडोसिस विदाउट respiratory compensation, without respiratory compensation। ये आता है एग्जाम्पल 3 का कंप्लीट इंटरप्रिटेशन। अब एग्जाम्पल 4 देख लेते हैं, यहां पर पीएच 7.52 है, जहां पे हम बोल सकते हैं ये वाला अल्कली है, और PCO2 भी 31.0 मतलब 31 है, तो यहां पर ये भी अल्कली है क्योंकि ये 35 से कम है, और HCO3 अभी 29.4 मतलब ये वाला भी अल्कली है। इसका मतलब है पीएच अभी जो अल्कली बना है वो किसके वजह से बना, ये PCO2 के वजह से बना और HCO3 माइनस के वजह से बना, तो ये दोनों ही पीएच को अल्कली बना दिए, तो इसको क्या बोलते हैं, मिक्स्ड अल्कालोसिस। ये वाला कंडीशन को हम बोलेंगे मिक्स्ड अल्कालोसिस। अभी एग्जांपल 5 में देख लेते हैं, यहां पर पीएच अभी 7.29 मतलब 7.35 से नीचे, मतलब ये आ गया एसिडिक टाइप। अगर PCO2 को देखें तो ये बहुत ज्यादा बढ़ गया 45 से ऊपर, जो कि 35 to 45 के बीच में आना चाहिए, तो ये वाला भी आ गया एसिडिक टाइप। अभी HCO3 माइनस अगर देखें तो ये वाला आ गया अल्कली टाइप। तो यहां पर हमें ये पता चला कि एक एसिडिक है दूसरा अल्कली है, मतलब ये आ गया कंपेंसेटेड टाइप। अभी हमें देखना फुली या पार्शियल टाइप का है, तो फुली ये तो बिल्कुल है नहीं, क्योंकि 7.35 to 7.45 के बीच में नहीं है पीएच, तो ये आ गया पार्शियल कंपेंसेशन। तो अभी पार्शियल कंपेंसेशन कौन कर रहा है, और ये पीएच किसके वजह से एसिडिक बना, तो हमें ये सिंपल सा पता चला, यहाँ पे पीएच अगर देखें तो एसिडिक है, वो किसके वजह से बना, PCO2 के वजह से। अब अभी कंपेंसेशन कौन कर रहा है, HCO3 माइनस, जो कि अल्कली बन रहा है। तभी इसको ये वाला कंडीशन को क्या बोलेंगे, तो ये इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी प्राइमरी, ये प्राइमरीली एसिडिक जो बना किसके वजह से बना, प्राइमरी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विथ पार्शियल रेनल कंपेंसेशन। तो ये आता है कंप्लीट इंटरप्रिटेशन ऑफ एग्जांपल 5। नेक्स्ट एग्जांपल 6 में देख लेते हैं, यहाँ पे पीएच 6.928 है, इसका मतलब ये वाला एसिडिक है। PCO2 अगर देखें तो ये आता है नॉर्मल रेंज में 35 to 45 के बीच में, तो ये आ गया नॉर्मल रेंज में, एंड HCO3 माइनस अभी आ गया 15 मतलब ये वाला आ गया एसिडिक टाइप। तो यहाँ पे बिल्कुल ये तो कंपेंसेटेड टाइप है नहीं, तो इसको बोलते हैं अनकंपेंसेटेड टाइप, क्योंकि एक बढ़ा तो दूसरा एक चेंज हुआ तो दूसरा चेंज नहीं हुआ, नॉर्मल रेंज के बीच में आता है, अनकंपेंसेटेड टाइप। तो अभी अनकंपेंसेटेड टाइप में अभी हमें क्या देखना पड़ेगा, जो पीएच एसिडिक है वो किसके वजह से बना, तो एसिडिक बना किसके वजह से, HCO3 माइनस मतलब ये मेटाबॉलिक कंपोनेंट है, तो इसको बोल सकते हैं प्राइमरी मेटाबॉलिक एसिडोसिस विदाउट
विदाउट रेस्पिरेटरी कंपेंसेशन, विदाउट रेस्पिरेटरी कंपेंसेशन। तो आता है एग्जांपल 6 का कंप्लीट इंटरप्रिटेशन। अब एग्जांपल 7 में देख लेते हैं पीएच 7.202, यहाँ पे ये वाला आ गया एसिडिक में, और PCO2 भी 50 मतलब ये भी एसिडिक है, और ये वाला HCO3 माइनस भी लेस देन 26 है, आई मीन 22 है, तो ये वाला आ गया एसिडिक टाइप। तो ये अभी जो पीएच बना एसिडिक वो किसके वजह से बना, ये PCO2 के वजह से एंड HCO3 माइनस। तो ये वाला कंडीशन को क्या बोलेंगे, मिक्स्ड एसिडोसिस। एग्जाम्पल 8, यहाँ पे pH आ गया 7.39 मतलब ये आता है 7.35 टू 7.45 आई मीन 4, एंड देन आता है 7.45 के बीच में। अभी अगर 7.39 को रखें तो ये वाला आता है ये वाला साइड में, मतलब 7.35 टू 7.4 के बीच में, मतलब ये वाला स्लाइटली एसिडिक है। तो स्लाइटली एसिडिक किसके वजह से बना, तो ये देखने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, CO2 एंड HCO3 माइनस। तो CO2 अभी 54 मतलब ये आ गया एसिडिक साइड में, एंड HCO3 माइनस अभी 21 मतलब ये आ गया 22 से नीचे, मतलब ये वाला आ गया अल्कली टाइप। तो ये वाला आता है, ये तो कंपेंसेटेड टाइप है, कंपेंसेटेड टाइप। पर यहाँ पे कंपेंसेशन को जानने के लिए फुली या पार्शियली हमें पीएच देखना पड़ेगा। पीएच में आ गया नॉर्मल रेंज में 7.35 टू 7.4 के बीच में, या 4.5 बोल सकते हो, 4.5 के बीच में, मतलब ये आ गया नॉर्मल रेंज में, तो इसको बोल सकते हैं फुली कंपेंसेटेड टाइप। अगर तीनों को कंपैरिजन करें तो हमें ये मिलेगा, ये आ गया फुली कंपेंसेटेड टाइप। अभी ये थोड़ा सा भी जो स्लाइटली एसिडिक बना वो किसके वजह से बना, ये PCO2 के वजह से। तो ये बोल सकते हैं प्राइमरी रेस्पिरेटरी PCO2 के वजह से बना, तो इसको बोलते हैं प्राइमरीली किसके वजह से बना, रेस्पिरेटरी सिस्टम के वजह से। तो प्राइमरी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अभी ये फुली कंपेंसेटेड हो गया किसके वजह से, HCO3 माइनस के वजह से या रेनल सिस्टम के वजह से। तो इसको क्या बोलेंगे, विथ फुली रेनल कंपेंसेशन। तो आता है एग्जांपल 8 का कंप्लीट इंटरप्रिटेशन। अभी एग्जांपल 9 में देख लेते हैं, यहाँ पे pH 7.74 मतलब ये आ गया अल्कली साइड में, एंड PCO2 48.5 मतलब ये आ गया एसिड, एंड HCO3 माइनस 39.6 मतलब ये आ गया अल्कली। तो यहाँ पे ये दोनों एक अल्कली दूसरा एसिडिक, मतलब ये आ गया कंपेंसेशन टाइप, कंपेंसेटेड टाइप। हमें ये फिर देखना पड़ेगा पीएच को कि ये नॉर्मल रेंज में है, नो मतलब ये आ गया आई मीन पार्शियल कंपेंसेशन, पार्शियली कंपेंसेटेड। तो ये वाला भी जान लेते हैं कि अल्कली मतलब पीएच अभी कौन सा साइड में है, अल्कली साइड में। तो अल्कली बनने का रीजन क्या होगा, अभी HCO3 माइनस देखें तो ये वाला अल्कली साइड में है, HCO3 माइनस एंड पीएच भी। तो इसको बोल सकते हैं ये वाला मेटाबॉलिक प्राइमरीली किसके वजह से अल्कली बना, तो ये आ गया प्राइमरी मेटाबॉलिक अल्कालोसिस। अभी बिल्कुल मतलब फुली तो कंपेंसेटेड नहीं हुआ, पार्शियल कंपेंसेशन हुआ है, और वो कौन किया, रेस्पिरेटरी सिस्टम या PCO2 कर रहा है। तो अभी क्या बोल सकते हैं, विथ पार्शियली रेस्पिरेटरी कंपेंसेशन, विथ पार्शियल रेस्पिरेटरी कंपेंसेशन। ये आ गया एग्जांपल 9 का इंटरप्रिटेशन। अभी एग्जांपल 10 में देख लेते हैं, पीएच अभी आ गया 7.42 मतलब ये आता है नॉर्मल रेंज में, पर यहाँ पे 7.35, नेक्स्ट आता है 7.4 जो कि एवरेज है, और देन 7.45। अभी 7.42 आता है यहाँ पर, जहां जो कि हम बोल सकते हैं स्लाइटली अल्कली। और यहाँ पे PCO2 का अगर देखें तो ये आ गया एसिडिक साइड में 45 से ऊपर है, और HCO3 माइनस ये आ गया अल्कली। तब ये अल्कली बना, मतलब पीएच अभी थोड़ा सा भी जो स्लाइटली बना अल्कली, तो किसके वजह से बना है, HCO3 माइनस की वजह से। HCO3 माइनस एक मेटाबॉलिक कंपोनेंट है, तो ये प्राइमरी मेटाबॉलिक अल्कालोसिस होगा, प्राइमरी मेटाबॉलिक अल्कालोसिस। अभी ये तो कंप्लीट कंपेंसेशन हो गया क्योंकि नॉर्मल रेंज में आता है, विद
इसको बोल सकते हैं विथ फुली रेस्पिरेटरी कंपेंसेशन। क्या आता है इंटरप्रिटेशन एग्जांपल 10 का। अब एग्जांपल 11 पीएच 7.43 ये आता है कहां पर देख लेते हैं 7.35 टू 7.4, नेक्स्ट आता है 7.45। तो यहां पे 7.43 मतलब यहां पे रहता है जो कि 7.4 टू 7.45 के बीच में, ये आ गया अल्कली टाइप, तो ये स्लाइटली अल्कली बना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं PCO2 कहां पर है, PCO2 अभी 23 मतलब ये आ गया लेस देन 35 मतलब ये आ गया अल्कली टाइप का, और HCO3 -15 मतलब ये आ गया एसिडिक टाइप का। तो यहाँ पे जो pH 7.43 बना थोड़ा सा अल्कली, तो ये PCO2 की वजह से बना, और ये कंपेंसेशन कौन कर रहा है, ये HCO3 माइनस या रेनल सिस्टम कंपेंसेशन कर रहा है। तो इसका मतलब है ये प्राइमरी जो अल्कली बना ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के वजह से बना है। तो ये आ गया प्राइमरी, इंटरप्रिटेशन आ गया प्राइमरी रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस, प्राइमरी रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस with fully renal compensation। तो अभी एमसीक्यू थोड़ा सा 4-5 देख लेते हैं जहां पर एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं। यहां पर देख लेते हैं, ए क्लाइंट विद a 3-day history of nausea and vomiting presents to the emergency department. The client is hypoventilating and has a heart rate of 120 beats per minute. Arterial blood gas are drawn and the nurse reviews the results expecting to note which finding. तभी ये सिंपल सा चीज यहाँ पे हमें ये क्वेश्चन में बताता है, एक क्लाइंट आया जो कि 3 दिन से जिसका क्या हुआ हो रहा है, नोजिया एंड वोमिटिंग हो रहा है। तो इमरजेंसी डिपार्टमेंट को वो क्लाइंट आया। अभी क्लाइंट को क्या हो रहा है, हाइपोवेंटिलेशन हो रहा है, जहां पर हार्ट रेट अभी बढ़ गया, जहां पे 120 बीट्स पर मिनट हो रहा है। एबीजी ड्रॉ करने के बाद हम कौन सा एक्सपेक्ट करेंगे कि एबीजी में आएगा। अभी ऑप्शन 1 लिखा है ए डिक्रीज्ड पीएच एंड इंक्रीज CO2, 2 an increased pH and a decreased CO2, and option 3 a decreased pH and a decreased HCO3, option 4 an increased pH with an increased HCO3। तो यहां पे आंसर क्या होना चाहिए, तो यहां पे आंसर होगा ऑप्शन 4 जो कि an increased pH with an increased HCO3। तो अभी रीजन क्या होगा, यहां पर रीजन ये होता है जहां पर वोमिटिंग होगा तो वहां पे वोमिटिंग होने पर क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हम बोल सकते हैं गैस्ट्रिक एसिड, यहां आता है गैस्ट्रिक एसिड, वो क्या होता है ज्यादा से ज्यादा अभी वोमिटिंग के थ्रू बाहर आ जाता है। जैसे ही एसिड बाहर आ जाएगा वैसे क्या होगा, एसिड बाहर आने पर एक अल्कालाइन एनवायरमेंट मतलब बॉडी के अंदर एसिड कम होगा। अगर एसिड कम होता है तो पीएच क्या होगा, पीएच अभी धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा जो कि एक अल्कालाइन एनवायरमेंट क्रिएट करेगा। अगर पीएच इंक्रीज होता है तो फिर कौन सा इंक्रीज होगा, अगर अल्कालाइन एनवायरमेंट क्रिएट होता है तो वो वहां पर कौन सा इंक्रीज होगा, वो HCO3 माइनस इंक्रीज होगा। मतलब यहां पर सिंपल सा चीज है, अगर वोमिटिंग होता है तो गैस्ट्रिक एसिड बाहर जाएगा और बाहर जाने पर एसिडिक एनवायरमेंट कम होता है, और ये कंपेंसेट करने के लिए रेनल सिस्टम को क्या करना पड़ता है, अभी कंपेंसेट करने के लिए अल्कालाइन एनवायरमेंट क्रिएट करना पड़ रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये HCO3 माइनस इंक्रीज हो रहा है, किसके वजह से, रेनल सिस्टम के वजह से। तो इसका मैकेनिज्म ये मतलब बहुत लंबा होगा, क्योंकि ये रेनल सिस्टम कैसे ज्यादा HCO3 माइनस बना रहा है, इसके अंदर जाएंगे तो ये पूरा कंप्लीट मतलब एक क्लास बन जाएगा इसके अंदर, हम इसके बारे में ज्यादा नहीं जानेंगे। अभी क्या देखना है, हमें सिंपल सा चीज ये याद रखना जरूरी है कि गैस्ट्रिक एसिड अगर बाहर जा रहा है तो ये एक अल्कली एनवायरमेंट मतलब एसिडिक एनवायरमेंट बॉडी के अंदर कम हो रहा है, और ये एक अल्कलाइन एनवायरमेंट बॉडी के अंदर क्रिएट कर रहा है। तो डेफिनेटली ये तो अल्कलाइन एनवायरमेंट जो क्रिएट होगा वो रेस्पिरेटरी सिस्टम की वजह से नहीं हो रहा, वो किसके वजह से होगा, ये रेनल सिस्टम की वजह से होता है, जहां पर HCO3 माइनस अभी इंक्रीज हो रहा है। अभी HCO3 माइनस अगर इंक्रीज होगा तो ये वाला कंडीशन को हम बोल सकते हैं मेटाबॉलिक अल्कालोसिस। तो यहाँ पे कभी भी एग्जाम में ये वाला पूछ लेता है कि अगर किसी पेशेंट का वोमिटिंग होगा तो वोमिटिंग अगर हो रहा है तो वो वाला कंडीशन में
एबीजे एनालिसिस में क्या आएगा, ये मेटाबॉलिक अल्कालोसिस, एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या अल्कालोसिस, तो ये कंडीशन बिल्कुल भी ये मेटाबॉलिक अल्कालोसिस को डिनोट कर रहा है। अगर वोमिटिंग हो रहा है तो ये डेफिनेटली रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम है नहीं, तो ये एक मेटाबॉलिक पार्ट है। जैसे ही वोमिटिंग में एसिड बाहर जाता है तो डेफिनेटली एसिडिक एनवायरनमेंट बॉडी के अंदर कम होगा और ज्यादा क्या होगा, अल्काली होगा, तो ये एक मेटाबॉलिक अल्कालोसिस का कंडीशन है। तो द नर्स, तो नेक्स्ट एमसीक्यू है, द नर्स केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद एन इलियोस्टोमी अंडरस्टैंड्स दैट द क्लाइंट इज मोस्ट एट रिस्क फॉर डेवलपिंग व्हिच एसिड बेस डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक अल्कालोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ऑप्शन डी रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस। यहां पे क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। यहां पर द नर्स केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद इलियोस्टोमी, अगर इलियोस्टोमी हुआ तो फिर क्या प्रॉब्लम आएंगे, तो ये बेसिक सा चीज हमें ये याद रखना जरूरी है कि इंटेस्टाइन में बेसिकली बनता क्या है, इंटेस्टाइन में बेसिकली बनता है बाइकार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट ये वाला इंटेस्टाइन में बनता है या HCO3 माइनस बनता है। अगर HCO3 माइनस जैसे ही कम होगा, मतलब इलियोस्टोमी होने पर क्या होता है, यहां पर HCO3 माइनस कम होना शुरू होगा, क्योंकि इंटेस्टाइन बनाता है HCO3 माइनस। अगर HCO3 माइनस इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम है, इलियोस्टोमी बना दी, इलियोस्टोमी कर दिए, तो फिर क्या होगा, HCO3 माइनस अभी बनना कम हो जाएगा। जैसे ही कम होगा इसका मतलब क्या है, HCO3 माइनस अभी कम होगा। अगर HCO3 माइनस अगर कम होता है तो हमें ये पता है नॉर्मल रेंज से कम होने पर ये वाला कंडीशन क्या क्रिएट करेगा, एक एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा। तो डेफिनेटली ये तो रेस्पिरेटरी पार्ट का है नहीं, तो ये दोनों को एलिमिनेट कर लेते हैं। तो अभी ये दोनों में से कौन बनेगा कि HCO3 माइनस अगर कम बनता है तो फिर ये वाला कंडीशन बिल्कुल ही मेटाबॉलिक एसिडोसिस को डिनोट करेगा। अभी नेक्स्ट एमसीक्यू में ये देख लेते हैं कि एमसीक्यू में कौन सा एबीसी एनालिसिस हमें करना पड़ेगा। A client that is found unresponsive has a arterial blood gas drawn and the result indicate the following। अभी pH आ गया 7.12, PCO2 आ गया 90 mmHg, HCO3 माइनस अभी 22 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अभी PCO2 7.12 मतलब ये आ गया एसिडिक टाइप का, एसिडिक टाइप, एंड PCO2 अभी 90 mmHg मतलब ये आ गया, ये भी आ गया एसिडिक टाइप का, एंड अभी HCO3 माइनस आ गया कौन सा टाइप का, ये आ गया नॉर्मल रेंज में। अगर ये नॉर्मल रेंज में है डेफिनेटली हमें ये पता है ये एक एसिडिक बन गया, दूसरा नॉर्मल, मतलब ये तो डेफिनेटली अनकंपेंसेटेड टाइप है, ये आ गया अनकंपेंसेटेड टाइप। अगर अनकंपेंसेटेड है तो फिर ए एंड बी को पहले हटा ही लेते हैं। तभी ये जो एसिडिक बना, तो एसिडिक किसके वजह से बना है, ये एसिडिक बना PCO2 के वजह से, तो डेफिनेटली ये एसिडिक बना है रेस्पिरेटरी सिस्टम के वजह से, तभी हमें ये सी को हटा देना पड़ेगा। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस तो है, पर ये कौन सा टाइप का होगा, अनकंपेंसेटेड टाइप। तो यहां पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी अनकंपेंसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। यहां पर क्वेश्चन है, द नर्स रिव्यूज द ब्लड गैस रिजल्ट्स ऑफ ए पेशेंट विद atelectasis. The nurse analyzes the result and determine that the client is experiencing respiratory acidosis. अभी हमें ये पता चला कि क्लाइंट को क्या हो रहा है या पेशेंट को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रहा है। तभी यहाँ पे ऑप्शन ABCD में से कौन सा डिनोट कर रहा है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को, वही अभी ये क्वेश्चन का मतलब आइडिया है। तभी ऑप्शन ए बोल रहा है कि पीएच अभी 7.25 टू 7.25 है, PCO2 50 mmHg है, एंड पीएच अभी ऑप्शन बी में 7.35, PCO2 40 mmHg, and option C pH 7.50 and PCO2 50 mmHg, and option D pH 7.52 and PCO2 28 mmHg। अभी पहले हमें ये जान लेते हैं, एसिडोसिस ये पूछ रहा है कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, तो एसिडोसिस मतलब कौन सा एसिडोसिस के कंडीशन में आता है। पीएच वो पहले देख लेते हैं, पीएच अभी कौन सा एसिडिक साइड में है, पीएच अभी ए एंड बी ये दोनों में मतलब ये एसिडिक साइड में है। अभी पीएच को अगर 7.50 एंड 7.52 ये दोनों को देखें तो ये वाला अल्काली साइड में है, तो ये दोनों को पहले हटा लेते हैं, ये होता है एलिमिनेशन टेक्निक। अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम का अगर एसिडोसिस देखें तो एसिडोसिस कौन सा साइड में है, आई मीन PCO2 कौन सा साइड में है, तो PCO2 अभी ये वाला कंडीशन को बी को देखें तो ये 35 टू 45 के बीच में आता है, तो ये नॉर्मल हो गया, तो ये वाला को हटा लेते हैं, तो ये तो बिल्कुल एसिडोसिस कर नहीं सकता। अभी पीएच अभी PCO2 50 mmHg
50 mmHg मतलब ये आ गया एसिडिक साइड में, आई मीन PCO2, तो ये आ गया pH अभी एसिडिक साइड में है एंड PCO2 अभी एसिडिक साइड में है। तो ये दोनों को हम बता सकते हैं कि ऑप्शन ए एक ही पॉसिबिलिटी है जो कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को कर सकता है। तो ये वाला आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। तभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे ए क्लाइंट इज सफरिंग फ्रॉम ए नार्कोटिक ओवरडोज, इट्स सीन इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट, द क्लाइंट इज कंफ्यूज्ड with the warm, flushed skin, headache and weakness. Vital signs noted are the temperature अभी 102 डिग्री I mean 102.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, हार्ट रेट आ गया 128, रेस्पिरेटरी रेट 24, बीपी आ गया 130/86. A blood gas analysis sample was drawn on room air and the results are as follows. pH है 7.33, PCO2 53 and PaO2 आ गया 72 एंड HCO3 24। तो हमें तीन चीज यहाँ पे देखना है। pH आ गया 7.33 मतलब ये आ गया एसिडिक टाइप का, PCO2 भी एसिडिक टाइप का क्योंकि ये 45 से ऊपर है, एंड HCO3 आ गया 22 to 26 मतलब ये आ गया नॉर्मल के बीच में। तो यहाँ पे जो एसिडिक बना, pH एसिडिक बना, वो किसके वजह से बना है, PCO2 के वजह से, मतलब ये डेफिनेटली रेस्पिरेटरी सिस्टम के वजह से बना है। पर यहाँ पे हमें ये देखना जरूरी है कि ये कंपेंसेटेड टाइप या अनकंपेंसेटेड टाइप। डेफिनेटली हमें ये कंपेंसेटेड और अनकंपेंसेटेड जानने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, PCO2 एंड HCO3 दोनों को कंपैरिजन करना पड़ेगा। यहाँ पे PCO2 जहां एसिडिक है वहां HCO3 नॉर्मल है, मतलब यहाँ पे अगर HCO3 माइनस अल्कली होता तो फिर हम ये बोलते कि ये कंपेंसेटेड टाइप है, पर ये तो नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये चेंज तो नहीं हो रहा, एक चेंज होने पर दूसरा चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है ये वाला अनकंपेंसेटेड टाइप है। तो ये दोनों को हटा लेते हैं पहले, ये तो कंपेंसेटेड टाइप है नहीं। तो अनकंपेंसेटेड टाइप अगर देखें तो ये वाला ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी ये दोनों ही बचता है। यहाँ पर pH अगर 7.33 है एंड PCO2 53 है, तो ये एसिडिक बना, ये PCO2 तो एसिडिक है एंड pH एसिडिक है, तो ये किसके वजह से एसिडिक बना pH, तो ये डेफिनेटली ये CO2 के वजह से या रेस्पिरेटरी सिस्टम के वजह से बना है। तो डेफिनेटली हम ये बोल सकते हैं ये pH अभी जैसे ही एसिडिक है तो हम ये बोल सकते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की वजह से ये pH रेस्पिरेटरी आई मीन एसिडिक टाइप का है, तो ये बोल सकते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस बोल सकते हैं। ये तो रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस है नहीं क्योंकि pH अभी 7.33 में है। तभी आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। तो डेफिनेटली ये अनकंपेंसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, द रिजल्ट्स ऑफ ए क्लाइंट्स आर्टेरियल ब्लड गैस आर एज फॉलोज, pH 7.5, PaCO2 37, PaO2 88 एंड HCO3 माइनस अभी 29 है। तो pH अभी 7.5 मतलब ये आ गया अल्कली, एंड PCO2 आ गया 37 मतलब ये आ गया नॉर्मल रेंज में, एंड HCO3 अभी 29 है मतलब ये ग्रेटर देन आई मीन हमें तो ये पता है कि 22 to 26 के बीच में होना चाहिए, अभी 26 के ऊपर गया तो मतलब ये आ गया अल्कली टाइप का। तभी हमें क्या बोलना है, ये pH अभी अल्कली है एंड HCO3 माइनस अभी अल्कली है, तो डेफिनेटली ये वाला मतलब जो pH अल्कली बना ये HCO3 माइनस की वजह से, मतलब ये मेटाबॉलिक कंपोनेंट की वजह से बना है। तो इसको सिंपल से हम बोल सकते हैं मेटाबॉलिक अल्कालोसिस। ये आ गया आंसर ऑप्शन डी। अभी ये वाला क्वेश्चन को हम जान लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर एग्जाम में ऐसा वाला क्वेश्चन बिल्कुल पूछ लेगा। तो ऐसा क्वेश्चन तो हम पहले ही सॉल्व कर लिए हैं, तो ये वाला मैं बिल्कुल आशा करता हूँ तुम लोगों को ये बिल्कुल पहले से ही पता होना चाहिए कि आंसर क्या होगा। यू आर एडमिटिंग ए पेशेंट विद कंप्लेंट्स ऑफ एब्डोमिनल पेन एंड नोसिया एंड वोमिटिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे वोमिटिंग वाला पॉइंट ये याद रखना जरूरी है। ये बाउल ऑब्स्ट्रक्शन इज सस्पेक्टेड, you assess the patient for which anticipated primary acid base imbalance if the obstruction is high in the intestine। सिंपल से चीज, यहाँ पर वोमिटिंग होता है तो बिल्कुल एसिड अभी बाहर जा रहा है, बाहर जाने पर ये तो रेस्पिरेटरी का काम है नहीं, तो रेस्पिरेटरी ये वाला दोनों को हटा ही लेते हैं। ये दोनों अभी बचता है कौन सा, ये एसिडिक एंड अल्कली जो कि मेटाबॉलिक टाइप का होगा। डेफिनेटली अगर वोमिटिंग हो रहा है तो एसिड बाहर जा रहा है मतलब ये डेफिनेटली अल्कलोसिस टाइप का होगा, तो आता है मेटाबॉलिक अल्कालोसिस। तो इसके साथ हम जितने सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो कि एग्जाम में पूछ लेता है सॉल्व कर लिए। जितने भी हम एबीजी एनालिसिस के बारे में बात किए मैं सिंपलीफाई करके और अच्छा से एक्सप्लेन करके इन डेप्थ बताया।
अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके वहां पे डाउट आपका पूछ सकते हो। अदरवाइज नीचे जो नंबर दिया गया है वहां पे मुझे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप बिल्कुल हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डाउनलोड कीजिए हमारा एसीसी फॉर नर्सेस ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, और वहां से आप हमारा डेमो क्लासेस देख सकते हो। और बिल्कुल हमारा जो नया बैच आ रहा है वहां पे भी ज्वाइन करने के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और जैसे ही मैंने वीडियो के शुरू से बताया था कि आप रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है, वहां पे फिर से जाके आप देख सकते हो। अदरवाइज मुझे व्हाट्सएप या कॉल भी कर सकते हो नीचे दिया गया नंबर पे, जहां पे हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और बाकी सारे अगर कोई डिटेल है, डाउट है तो फिर आप पूछ सकते हो। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग। प्लीज डू सब्सक्राइब।